हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको विद्या के सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 सब्जेक्ट जो है आपका वो राजनीति शास्त्र IRC 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के, वो मैं करवा चुका हूँ। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर के होते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं यानी 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लिखते हैं तो उसमें से आपको नंबर कटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि आप एक नंबर वाले 5 क्वेश्चंस यदि बना देते हैं तो उसमें से आपके नंबर कटने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि आपने सही सारे क्वेश्चंस बनाए तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और यहाँ पर आप हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है दोस्तों राजनीति विज्ञान। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के अंदर आता है। यहाँ पर आप दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स में ऑप्शन ना दिए हों तो आप सीधा इसे याद कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑप्शंस देने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट में भी आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए थे। तो हो सकता है सेमेस्टर 2 में भी आपके ऑप्शंस ना दिए जाए तो आप इसे ऑप्शंस से याद ना कर डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को निम्न में से किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत को किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है। तो वो आंसर है दोस्तों आपका मनोविज्ञान। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र कैसा है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्षेत्र कैसा है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है, कुछ नहीं कहा जा सकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है यहाँ दोस्तों आपका अस्पष्ट। जो उत्तर है आपका वो है अस्पष्ट, यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है वो कैसे अस्पष्ट है। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसको लेकर है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा यहाँ पर राज्य को लेकर, दूसरा विचारधारा को लेकर, तीसरा परिवार को लेकर, या चौथा मूल्य को लेकर। तो हमारा आंसर यहाँ पर है दोस्तों चौथा मूल्य को लेकर। चलिए चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पद्धति को तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या तुलनात्मक पद्धति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दार्शनिक पद्धति को हम तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की, यानी पॉलिटिकल सिस्टम नामक एक किताब जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर डेविस ईस्टन, जेम्स ब्राइस, G.A. एमंड और टालकोट प्रासंस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डेविड ईस्टन। हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किसने उत्तर व्यवहारवादी का श्री गणेश किया, यानी उत्तर व्यवहारवादी का प्रारंभ किसने किया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एमंड, लासवेल, ईस्टन और कार्ल डायस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ईस्टन। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर उसकी निंदा की है, यानी व्यवहारवादी राजनीति को किसने छद्म या नकली राजनीति कहकर उसकी निंदा की है, यानी उसकी आलोचना करा है। तो इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों लियो स्ट्रॉस, क्रिश्चियन बे, इसियाह बर्लिन या जॉन राल्स। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका क्रिश्चियन बे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उसके रोकने के उपायों पर लिखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों अरस्तु, कॉम्टे, प्लेटो, बोसाके। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता भी कहा जाता है दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। तो आप
अरस्तु आप वहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जेम्स ब्राइस, चार्ल्स मैरियम, डेविस ईस्टन और जॉनी डीवी। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ब चार्ल्स मैरियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? जो राज्य की उत्पत्ति है उसका जो प्राचीनतम सिद्धांत है वो कौन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों दैवीय सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो इसका ऑप्शन है हॉब्स, लॉक और रूसो, बेंथम, ग्रीन या लेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों पहला यानी अ, हॉब्स, लॉक और रूसो। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य नहीं, ये थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पूछा है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, और यहाँ पर लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, तीसरा शक्ति का सिद्धांत और चौथा विकासवादी सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों विकासवादी सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संविदा संबंधी विचार लिखे हैं का क्या नाम है? यानी जो हॉब्स की प्रसिद्ध रचना है उसमें से उसने लिखा था सामाजिक संविदा संबंधी विचार, तो उस पुस्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, द प्रिंस, रिपब्लिक, लोयथायन और चौथा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों लोवियाथन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है, यह कथन किसका है? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों मैकियावेली, जेम्स प्रथम, कॉल्विन और चौथा है रॉबर्ट फिल्मर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा जेम्स प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है, राज्य की उत्पत्ति युद्ध द्वारा हुई है, राज्य समझौते का परिणाम है, राज्य सतत विकास का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों राज्य सतत विकास का परिणाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है? तो जो राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो प्रमुख समर्थक है दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, सर हेनरी मेन, मैकलीवन, मॉर्गन और जेनिकस। ये हमारा ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सर हेनरी मेन। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते चले दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इसे नोट डाउन करते चले हमारे साथ साथ। और चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत यानी सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्वान शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु नहीं मानता है? हमारा ऑप्शन है लॉसवेल, दूसरा है मैरियट, तीसरा प्लेटो और चौथा मार्गेनथाउ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सा यानी प्लेटो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है? नहीं, राजनीति शास्त्र एक शक्ति का विज्ञान है, या किसने कहा है? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट ए डहल, दूसरा है कैटलिन,
तीसरा है लॉसवेल और चौथा है रॉबसन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैटलीन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शक्ति का एक रूप नहीं है, यानी इनमें से कौन एक शक्ति का रूप ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर, तीसरा प्रबंध कला और चौथा है व्यक्तित्व। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका धार्मिक स्तर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता का अर्थ कानूनी तथा उचित शक्ति, सत्ता की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है, यानी सत्ता का जो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है यह परिभाषा किसने दी थी। तो हमारा ऑप्शन है वेबस्टर शब्दकोश, वेल्डन, तीसरा है हेना एरेंड और चौथा है जोवेनल। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो है आ, यानी वेबस्टर शब्दकोश ने सत्ता का अर्थ कानूनी तथा उचित अचित शक्ति है ऐसी सत्ता की परिभाषा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उचित शक्ति के रूप में सत्ता की परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है, यानी उचित शक्ति के अनुसार जो सत्ता की परिभाषा है वो किस विद्वान ने दी थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दोस्तों वेल्डन, दूसरा है कॉल जेड्रिक, तीसरा है रॉबर्ट ए डहल और चौथा है जोवेनल। तो हमारा ऑप्शन है जो दोस्तों सही ऑप्शन वो सा है, यानी रॉबर्ट ए डहल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक है, यानी समर्थक है। कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न एक समर्थक, यानी कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न में से कौन एक समर्थक है। तो वो है यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों मैकियावर, लॉस्की, तीसरा है ऑस्टिन और चौथा है कैब्र। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है दोस्तों वह है सा, यानी ऑस्टिन। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न देश में नाम मात्र की प्रभुसत्ता का अस्तित्व है, यानी इसमें प्रभुसत्ता का जो अस्तित्व है वो बस नाम मात्र का ही है। तो ऑप्शन है हमारे पास इंग्लैंड, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा नेपाल और चौथा चिली। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है सा, यानी नेपाल। जो हमारा पड़ोसी देश है वो नेपाल में जो प्रभुसत्ता है वो मात्र नाम मात्र ही है। तो यहाँ पर हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो वीडियो है वो समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।